I'm Geeta Sonawne and you're watching V Shiroz. Hello everyone, I'm Geeta Sonawne and you're watching V Shiroz. आज की जो शीरो हमारे साथ है शी इज़ पलक सिन्हा प्रीतम. सो पलक सिन्हा प्रीतम को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं शी इज़ अ स्पिरिट मीडियम, शी इज़ अ एस्ट्रोलॉजर एंड शी इज़ अ कॉस्मिक हीलर. सो वेलकम टू अवर शो. Thank you so much, Geeta ji. It's always a pleasure to come to your show and to meet you. It's always a pleasure. Thank you. थैंक यू सो मच. Sweet at heart, very humble lady. तो मुझे यहाँ जब भी आने का मौका मिलता है मैं बहुत खुशी से आती हूँ. थैंक यू सो मच पलक, थैंक यू सो मच. इट्स माई प्लेजर. Same here. क्या आपको स्पिरिट से डर लगता है? अगर हाँ तो आज आपके सारे डर खत्म होने वाले हैं, बिकॉज सारे मिथ हमें पलक सिन्हा प्रीतम से जानने को मिलेंगे कि सही मायनों में स्पिरिट्स होते भी है या नहीं, और बाकी की जो भी जर्नी इनकी है वो हम सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी. पलक, यू आर अ स्पिरिट मीडियम राइट? Yes. सो स्पिरिट होती भी है? Spirit होती है आत्मा, और आत्मा तो सबके अंदर होती है. ओके. सो जो लोग डरते हैं, जैसे आपके पास बहुत से लोग आते होंगे स्पिरिट से बात करनी है, ये करना है, बट वो डरते भी होंगे ना कि कहीं मैं वो... खुद बहुत ज़्यादा डरती थी. ओ माय, सही में? जी, मैं बहुत डरती थी. मैंने मूवीज़ पे देखा था कि आत्माएं ऐसे डराती हैं, भूत होते हैं, तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डरती थी बिफोर बिकमिंग अ स्पिरिट मीडियम. ओह, तो फिर आपका डर कैसे ख़त्म हुआ? जब देखिए किसी भी चीज़ के लिए डर कब लगता है, व्हेन यू हैव द लैक ऑफ नॉलेज. जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, वी आर स्कैर्ड ऑफ द अननोन. एब्सोल्युटली. हाँ. सो जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है, जो टॉपिक के बारे में हम जानते ही नहीं है, उससे हमें डर लगेगा. जैसे छोटे बच्चों को मैथ से क्यों डर लगता है? क्योंकि उनको आता नहीं है. एक बार आ जाएगा तो उनको ईजी लगने लगेगा. तो वही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मुझे उस बारे में ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था कि स्पिरिट वर्ल्ड कैसे काम करता है, डेथ क्या होता है एक्चुअली में, किसी का जन्म होता है तो क्या होता है. जब मुझे खुद ही ये सब चीज़ों का पता चला, जब मैंने इसका कोर्स किया, जब मैंने पढ़ाई की, तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व योर क्वेरीज. एब्सोल्युटली. तो जब मैंने ये कोर्स किया, जब मैंने इसकी पढ़ाई करी, तब मुझे पता चला कि जिनसे मैं डरती थी वो एक्चुअली में मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ऐसा हुआ था. वाह. और ऐसा बिकॉज ऑफ स्पिरिट के बारे में तो बहुत सारे मिथ है जी. कि ऐसे सोफ़ा से हाथ बाहर आ गए, या मतलब हॉरर मूवीज़ ही. जी, मैं पहले भी आपके पॉडकास्ट में आई थी, मुझे बहुत मज़ा आया था. इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं एंडलेसली बात कर सकती हूँ. तो कभी किसी सोफ़ा के नीचे से हाथ नहीं आता है, और कभी किसी फ्रिज के बाजू में कोई बैठा नहीं रहता है. उनके पास इतना टाइम नहीं है, इतने मतलब फ्री लोग नहीं हैं वो लोग कि वो ये सब करें. Okay. उनका अपना एक अलग जर्नी होता है. जब सोल बॉडी से निकलती है तो वो डराते नहीं हैं अपनों को. जैसे एक छोटे से बात अगर इंसान खुद से पूछे कि डेथ तो सबकी होनी है, जिस चीज़ को हम डेथ कहते हैं वो एक्चुअली डेथ नहीं होता, वो सोल की आगे की जर्नी कंटिन्यू होती है. इट्स जस्ट चेंजिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. ऑलराइट. तो जब हम डेथ जिसको बोलते हैं, जब हमारी सोल आगे बढ़ती है जर्नी पे, तो उसको बहुत सारे काम होते हैं. उसका अपना एक हीलिंग प्रोसेस होता है, उसका एक अपना अलग सीखना होता है. उनको हीलिंग होती है, उनकी आगे का क्या करना है, उनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं. तो वो उन सब चीज़ों में बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो आपको आगे डराएं. ओह जी. सो ये मिथ जो है कि भूत आके डराते हैं, तो आज के हमारे जो भी ऑडियंस आपको देख रही है उनको आप कैसे समझाएंगे ये चीज़? देखिए, जिनको डर लगता है, आधे से ज़्यादा लोगों को डर इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने यही देखा है और यही समझा है. उनको यही बताया गया है कि अरे वो मर गए तो वो वापस आएंगे, वो चिपक जाएंगे, वो चिपट जाएंगे, वो ऐसा होगा, वैसा होगा. हाँ, चुड़ैल, डायन, पता नहीं क्या क्या क्या. तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है. ठीक है. विचेस का और विचक्राफ्ट का वो सब एक पूरा अलग सब्जेक्ट है. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिट्स. जो लोगों की डेथ होती है, जानवरों की डेथ होती है, सबके अंदर स्पिरिट्स होते हैं. प्लांट्स की डेथ होती है, उनमें आत्माएं होती हैं. तो उनका क्या जर्नी होता है आगे का, हम उसके बारे में आज बात करेंगे कि हमें उनसे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि अगर आज किसी इंसान की डेथ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक माँ की डेथ होती है, ठीक है, तो वो माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेगी, गाइड करेगी. वो माँ कभी ये नहीं कहेगी कि आज मैं अपने बच्चों को जाके डराती हूँ. तो वो हमें हमेशा गाइड करते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रेजेंस फील होता है, जैसे कोई हमारे पास खड़ा है. जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि
कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बहुत लोगों को ऐसा फील होता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो क्या होता है ना कि स्पिरिट्स जब आत्माएं हमें विजिट भी करती हैं, अगर हमसे कोई बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ इंसान है तो वो हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। उस कोशिश में उनको पता नहीं चलता कि आप डर रहे हो, आप उनकी एनर्जी फील कर पा रहे हो, तो आपको डर लग जाता है। अब आप ये समझो, जो आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो आपको गिरा भी सकता है, पर वो आपको गिरा तो नहीं रहा है, वो आपको हर्ट भी कर सकता है, वो आपको हर्ट तो नहीं कर रहा है। तो आप बहुत प्यार से अगर उनको बोलो कि आप जो भी हो, मुझे समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे हो, लेकिन मुझे उससे डर लग रहा है, आप प्लीज़ थोड़ा सा दूर हो जाइए, आप रहिए, लेकिन मुझे पता नहीं चलना चाहिए। तो वो समझते हैं इस बात को। और जब आप उनको बोलते हो तब उनको ज़्यादा समझ में आता है कि अच्छा, मतलब इस चीज़ से इसको प्रॉब्लम हो रही है, वो दूर हो जाते हैं। वाह जी। और बात रही कि दूसरी शरीर में प्रवेश करने का या दूसरा जन्म लेने का, जिसको हम इंग्लिश में रीइंकार्नेशन बोलते हैं। तो पुनर्जन्म इतनी जल्दी नहीं होता कि यहाँ से निकले वहाँ चले गए। ओह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम कोई ना कोई अनफिनिश्ड कर्मा अपना फिनिश करने के लिए आते हैं, या हमारे सोल को कोई लेसन सीखना बाकी रह गया होता है तो हम उसके लिए आते हैं। लास्ट में सोल को मोक्ष मिलता है। मोक्ष या निर्वाणा उसको कहते हैं जब हमें जीवन मरण के चक्रव्यूह से हम निकल गए, अब हमें वापस रीइंकार्नेट नहीं करना है, उसको तो मोक्ष कहते हैं। मोक्ष के बाद मतलब आपको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, ऐसा? आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई लेसन्स है नहीं बाकी आपके पास सीखने के लिए। कर्मा इज मतलब कर्मा इक्वल हो गया, इवन हो गया। हाँ, कोई अनफिनिश्ड आपका कर्मा नहीं है, आपका सोल बहुत मैच्योर होके मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कमिंग बैक टू रीइंकार्नेशन, अगर अभी किसी के शरीर से आत्मा निकली तो ऐसा नहीं कि कल जाके उसका रीइंकार्नेशन हो जाएगा। उसको पहले देखना होगा कि मैं किस लिए जन्म लिया था, क्या मैंने वो सारे काम ख़त्म किए, मेरे सोल को जो लेसन सीखना था क्या मैंने वो सब सीखा, या मैं दूसरी चीज़ों में लगा रह गया, क्या मैंने अपना लाइफ वेस्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ें उनको पूरा सब कुछ वो वापस से देखते हैं कि क्या काम मैंने, किसको हर्ट किया, किसको खुशी दी। तो उनका पूरा एक तरह से लाइफ रिव्यू होता है कि आप फिर से क्या गड़बड़ करके आ गए और आपने क्या अच्छा किया। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है पुनर्जन्म से पहले, क्योंकि अगले जन्म आप लोगे तो आपके सोल को पता होना चाहिए कि अब आपको क्या करना है, अब आप किस पर्पस से जा रहे हो, अब आप क्या सीखने जा रहे हो। तो वो पूरा आपके जो सोल फैमिली होती है उसके साथ बैठ के आपका डिस्कशन होता है, डिसाइड होता है कि अगले जन्म में आप खुद चूज़ करते हो कि आप किस फैमिली में जाओगे, किस जगह पे जन्म लोगे। हम खुद चूज़ करते हैं? बिल्कुल। आपके पापा कौन होंगे, आपकी मम्मी कौन होंगी, आपके साथ कौन आएगा और आपके साथ धोखा करेगा क्योंकि आपने इस जन्म में उसके साथ धोखा किया था। फिर कौन आएगा आपको उससे निकालेगा क्योंकि आपने किसी की हेल्प की थी। तो ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, एक एक सेकंड हमारी लाइफ का प्री प्लान्ड होता है। तो अगर हम सोचेंगे यहाँ से मर गए वहाँ जन्म हो गया, ऐसे नहीं होता है। देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ओह माय गुडनेस। यस। सो एस्ट्रोलॉजी में भी तो ऐसे ही कहते हैं ना कि हर एक क्षण लिखा हुआ है। बस वही आप समझिए कि हमारा ब्लूप्रिंट है। एस्ट्रोलॉजी हमारे लाइफ का ब्लूप्रिंट है जो हमने खुद बनाई है। कुछ भी गलत हो जाता है तो हम कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आप। कुछ अच्छा हो जाता है तो हे गणपति बप्पा आपने बहुत अच्छा कर दिया। एक्चुअली भगवान सिर्फ हमें गाइड कर रहे हैं। हमारी कुंडली वो वही चीज़ है, वही ब्लूप्रिंट है जो हमने जन्म लेने से पहले बनाया था कि इस टाइम पे ये दशा आएगी, मुझे ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। तब उसमें से मेरा जो सोल है वो ये सीखेगा, आगे बढ़ेगा। तो वो कुंडली जो है वो हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है, कब क्या होगा, कैसे होगा। सो यू आर अ एस्ट्रोलॉजर? यस। तो टेल मी समथिंग अबाउट इन डिटेल कि व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली? तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो है 12 भाव, 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, इसी में पूरा एस्ट्रोलॉजी है। और आपने देखा होगा कुंडली में 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में सबका मतलब अलग अलग होता है। फर्स्ट हाउस से जैसे हम उस इंडिविजुअल के बारे में देखते हैं जिसकी कुंडली है, उसका नेचर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, वो दिखने में कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग। यस एवरीथिंग। अगर किसी को बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन करना आता है तो उस इंसान की बॉडी में कहाँ कहाँ तिल है, कहाँ कहाँ मार्क्स है, वो भी पता चल सकता है। ओह माय गुडनेस, सीरियसली? एब्सोल्युटली। वाओ। उसके बाद में जैसे सेकेंड हाउस है, उससे हम धन संचय देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, मतलब सेविंग्स कैसी होगी, उसकी फिनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, हमको सेकेंड हाउस से पता चलेगा।
उसी तरह से ये 12 भाव होते हैं। उसका लक कितना स्ट्रांग है ये देखना है तो हम 9th हाउस के ऊपर विचार करते हैं। तो ये 12 हाउसेस जो हैं वो इस तरह से बटे हुए हैं। तो अगर किसी की कुंडली खुलती है तो मतलब आप ऐसे समझो कि अगर आपको ढंग से कुंडली देखनी आती है तो उसकी पूरी लाइफ आपके सामने खुल के है। तो मतलब ये जो बोलते हैं कि कहाँ जन्म लेना, ये भी कुंडली में लिखा है। सब 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 कहाँ शादी होनी, जोड़ियाँ बिल्कुल। ऊपर से लिख के आती है वो। Yes, सब 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 एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। एवरी आज मैं और आप बैठ के जो यहाँ बात कर रहे हैं ये भी लिखा हुआ था। सीरियसली? यस। ओह माय गुडनेस। ओके, सो ये जो कुंडली मिलाप कराते हैं तो इज़ इट नेसेसरी कि कुंडली मिला के शादी करनी चाहिए? देखिए क्या होता है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने तो कुंडली नहीं मिलाई, हमारी शादी तो अच्छी चल रही है। तो नहीं मिलाई तो मिल रही होगी इसीलिए चल रही है। अच्छा, ओके। हाँ, और बहुत लोग कहेंगे कि कुंडली हमने नहीं मिलाई तो अब जाके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो दोनों टाइप के आपको लोग मिलेंगे। और कुछ लोग कुंडली में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब कुंडली का क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कुंडली में घुस भी नहीं जाना है कि मतलब मैं एक स्टेप भी लूँ तो मैं कुंडली देख के करूँ। आप नॉर्मल लाइफ ही नहीं जी पाएंगे उस तरह से। और कुंडली को आपको इग्नोर भी नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए ये टाइम मेरा कैसा है, अच्छा है, तो बुरा है। मतलब आप एक अलर्ट हो overview, जाओगे। बिल्कुल एक ओवरव्यू होना चाहिए। अगर अच्छा टाइम है तो आप उसमें उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। अगर बुरा टाइम है तो थोड़ा शांत होके चलो, थोड़ा लो प्रोफाइल मेंटेन करो। तो एक आइडिया होता है पहले से। अगर आपको पहले से पता है कि जैसे किसी की एक्सीडेंट जैसे चांसेस बने हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान से चलते हैं, ड्राइव करते हैं या अपना ध्यान थोड़ा रखते हैं। तो होगा तो वही जो होना है, बट स्टिल वी प्रिपेयर। भाई उससे क्या होता है, अगर वी आर ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कि ऐसा हो सकता है, एक तो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। एब्सोल्युटली। हाँ। और दूसरा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत कम हो जाएगी। जिस लेवल पे कोई अगर हानि होने वाली थी, क्षति होने वाली थी, तो बहुत मतलब आप केयरफुल हैं तो वो कम होगा। जी, मैं कुंडली मिलान के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी चलती है और वो कहते हैं कि मैं तो 7 साल लिव इन में रहा इस इंसान के साथ में, तो आगे भी वो इंसान ऐसा ही होगा। तो लोग ये नहीं समझते कि 5th हाउस जो होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो 5th हाउस जो है वो लव का होता है। लव रिलेशंस आपके कैसे होंगे। लेकिन शादी के लिए हम 7th हाउस देखते हैं। 7th हाउस बताता है कि हमारा सामंजस्य हमारे जीवन साथी के साथ कैसा होगा, अपना जो भी कोऑर्डिनेशन होगा या कंपैटिबिलिटी लाइफस्टाइल जब से हमारा मैच करेगा कि नहीं करेगा, या अपनी वाइफ के साथ उसका कैसा बिहेवियर होगा, हस्बैंड के साथ कैसा होगा। तो अगर बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि लव लाइफ तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उसी इंसान से शादी करके हमारा मैरिड लाइफ ख़राब हो जाता है। इंसान वही है, सब वही है। हाँ। लेकिन क्या है कि क्या पता 7th हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है तो दिक्कतें आएंगी, सेपरेशन होगा, है ना। लोगों को ये चीज़ का थोड़ा सा ज्ञान होना ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी को लोग क्या सोचते हैं ना कि अरे ये तो कुछ भी होता है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एब्सोल्युटली। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर एस्ट्रोलॉजर बनना हो या ना बनना हो, थोड़ा सा चार्ट देखना सबको आना चाहिए। एटलीस्ट अपना चार्ट देखना अपना चार्ट देखना आना चाहिए। मतलब ये एक मुझे लगता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ताकि आप प्रिपेयर रह सको। हाँ, आप प्रिपेयर रह सको, आपको पता हो कि मतलब अगर मुझे शादी करनी है तो किस तरह के इंसान से करनी चाहिए। हाँ, अगर मेरा लव लाइफ ऐसा है और अगर मुझे मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं तो मैं उसका कुछ ना कुछ रेमेडी कर लूँ ताकि वो प्रॉब्लम्स कम हो जाएं। हाँ, हर एक प्रॉब्लम पे एक रेमेडी तो है। तो कुछ रेमेडीज़ हमें बता सकती है आप? रेमेडीज़ देखिए कुंडली स्पेसिफिक होती हैं। अब आजकल रील देखेंगे, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये कीजिए, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये कीजिए, और लोग करने लगते हैं क्योंकि सूर्य जो है वो कॉन्फिडेंस का कारक है, चंद्रमा जो है वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपकी माँ से रिलेटेड होता है। लेकिन आपके चार्ट में उस चंद्रमा का प्लेसमेंट कैसा है, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत भी है। कोई पर्टिकुलर प्लैनेट अगर सपोज़ कीजिए आपके सारे 9 के 9 ग्रह सबके चार्ट में होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट आपको तकलीफ़ देने वाला है, आप ऐसी रेमेडीज़ क्यों करोगे कि वो और पावरफुल हो जाए। ओके। तो आजकल फॉलोअर्स के लिए और रीच के लिए लोग बस रील पे रील बनाते जा रहे हैं।
और मेन थिंग इज रील बनाने वाले तो बनाते हैं, बट ऑडियंस जो देख रही है वो भी अंधाधुंध, मतलब जो कोई विश्वास कर रही है विश्वास कर रही है। क्यों? लेकिन मैं आज बहुत ही क्लियरली बताना चाहूँगी कि सबका चार्ट अलग होता है, हर एक इंसान का बर्थ चार्ट अलग होता है और बहुत ही यूनिक होता है। दो लोगों की कुंडली एक जैसी नहीं होती, जुड़वा बच्चों की कुंडली एक जैसी नहीं होती जो 1 मिनट के आगे पीछे पैदा होते हैं। आपने ट्विंस देखे होंगे, कभी 2 ट्विंस की एक जैसी लाइफ हुई है क्या? नहीं, वो तो ऑलमोस्ट अलग ही। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा बहुत ही इंट्रोवर्ट होता है, एक बच्चा एकदम से एक्सट्रोवर्ट होता है, जबकि पूरी कुंडली सेम है, लेकिन उनके प्रारब्ध या मिनट का फर्क रहता है फिर भी, और उनके प्रारब्ध सेम नहीं है। दोनों अलग अलग कर्म करके आए हैं, तो दोनों की पर्सनैलिटी अलग होगी, दोनों के साथ जो जो चीज़ें होंगी वो अलग घटेंगी। तो ये रेमेडीज़ का ऐसा है कि कुंडली स्पेसिफिक रेमेडीज़ ही करनी चाहिए। सब लोग शनि मंदिर जाने तो हम भी लाइन में खड़े हो गए दूसरों को देख के, ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके तो अभी देखो, अभी 2026 आने वाला है, तो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट कि राशि अनुसार किसका कैसा जाने वाला है ये साल? अगेन मैं यही बोलूँगी कि सब अपनी कुंडली दिखाएं, क्योंकि सबकी कुंडली में अलग महादशा होगी, अलग अंतरदशा होगी। ओके तो किसकी कुंडली में कैसी महादशा और अंतरदशा, क्योंकि सबकी एक जैसी महादशा, किसी की राहु की महादशा चल रही है तो राहु जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, किसी की गुरु की महादशा चलेगी तो उस तरह की, उसमें भी राहु कौन से हाउस में बैठा है, गुरु कौन से हाउस में बैठा है, ऐसे अंधाधुंध की सबका एक जैसा चलेगा। आप पूरी दुनिया को 12 ज़ोडिएक्स में नहीं बांट सकते। ओके ऐसा नहीं होगा कि जितने जो टीवी में दिखा रहे हैं या जो न्यूज़पेपर में दिखा रहे हैं या जो भी रील्स में चल रहा है कि सिंह राशि का ऐसा साल है, कन्या राशि का ऐसा साल है, देखिए तो फिर वो ओवरऑल प्रेडिक्शन बताते हैं। अच्छा, वो ओवरऑल बताते हैं, वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं होता है। ओके अगर किसी ने बोला कि मेष राशि का सबका लव लाइफ बहुत अच्छा होगा इस साल में 2026 में, आप मुझे बताइए कि मेष राशि वाले सारे लोगों का लव लाइफ अच्छा होगा? किसी का ब्रेकअप नहीं होगा? ओके ऐसा होगा क्या? ऑफ कोर्स किसी का ब्रेकअप होगा, किसी का अच्छा होगा। अगेन उस पर्टिकुलर इंसान की कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, जिसके साथ वो हैं इन्वॉल्व, उनकी भी तो कोई राशि होगी ना। हाँ, उनकी भी एक चार्ट होगा, तो उनका कैसा चल रहा है, ये दो लोगों का मिलके आप देखेंगे, दोनों का मिला के कि कैसा चलेगा आगे। ओके तो ये कॉमन, मतलब हम लोग प्रेडिक्शन नहीं दे सकते? नहीं, हर प्रेडिक्शन कुंडली स्पेसिफिक होती है, हर इंसान यूनिक है, उसी तरह से हर चार्ट यूनिक है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो कैसे हम पता करें कि ये एस्ट्रोलॉजर सही है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का भी अलग अलग रहता है। कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आपकी 7.5 चल रही है, कोई बोल रहा है कि आपको काल सर्प दोष है, कोई बोल रहा है ये, और एक ही कुंडली लेके जाओ 10 लोगों के पास 10 अलग अलग प्रेडिक्शन आएंगे, तो हाउ वुड वी नो कि ये एक सही है एस्ट्रोलॉजर? देखिए, मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर को इंडिविजुअली पिन पॉइंट तो नहीं कर सकती कि ये सही है और वो गलत है और मैं बहुत ज़्यादा सही हूँ, मेरे पास सब आ जाओ, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है ट्रस्ट का। एब्सोल्युटली ठीक है। और जो भी एस्ट्रोलॉजर्स ये कर रहे हैं कि काल सर्प दोष नहीं होता है और बता देते हैं कि काल सर्प दोष है, आप रेमेडी कराओ, मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं और मैं आपको नाम नहीं बता सकती, लेकिन सब फेमस, मतलब जिनको नाम से लोग जानते हैं, जिनकी फ़ीस मतलब 60,000 90,000 है। माय गुडनेस। यस, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास दिखा के लोग मेरे पास आते हैं कि उन्होंने काल सर्प दोष बताया हमारी कुंडली में, हमने निवारण किया, लेकिन फिर भी हमें कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, कोई शांति नहीं है। और जब मैं खोलती हूँ वो चार्ट तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें काल सर्प दोष होता ही नहीं है। ओह, तो मैं बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की वजह से, हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स के साथ नहीं, हर इंडस्ट्री में ऐसे, चाहे डॉक्टर्स का प्रोफेशन ले लो, आप टीचर्स का प्रोफेशन ले लो, कोई भी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, ऐसा एक समूह होता है लोगों का, जिनकी वजह से पूरी की पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है, पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है, ट्रस्ट उड़ जाता है कि अरे यार इसने ऐसा बोला, जाने दो, अभी ये कुंडली वुंडली कुछ दिखाना ही नहीं है। एब्सोल्युटली। और दूसरी बात, मैं, मेरे साथ जो होता है मैं आपको बताती हूँ, लोगों को क्या लगता है कि अगर पलक एस्ट्रोलॉजर है तो उसको तो टीका लगाना चाहिए, 1 2 3 4 माला ऐसे पहननी चाहिए, माला पहन, हाँ माला पहनना चाहिए, ये सब फ्रीली नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल। और ये सब फ्रीली कैसे रहती है, ये इतनी मॉडर्न कैसे है, फिर तो ये नकली एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट,
है ना। जैसे इंग्लिश जानने के लिए, जैसे हिंदी जानने के लिए या संस्कृत सीखने के लिए आपको किसी टाइप का होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी योर सेल्फ एंड बी एन एस्ट्रोलॉजर। आप जैसे हैं वैसे ही रह के आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक एजुकेशनल सब्जेक्ट है, उसकी पढ़ाई होती है, उसका कोर्स होता है ना। उसके लिए आपको कुछ पहनने ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा मानना ही होता है कि एस्ट्रोलॉजर मतलब ऐसे ब्राह्मण, या मतलब माला लेके या सुबह शाम माला जाप करता होगा या बहुत करती लोग होगी। मुझे पंडित समझते हैं। वो लोग मुझे कहते हैं कि आप आके ये पूजा करवा दो। मैं कहती हूँ अरे भैया मैं पूजा नहीं करवाती, मैं आपका चार्ट देख के बता सकती हूँ कि आपको कौन सी पूजा करवानी है। मैं आपको पंडित सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप इस पंडित से करवा लो, मैं खुद आके नहीं करती हूँ। उसके लिए पंडित की ज़रूरत है। उसके लिए पंडित की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। नहीं, जस्ट बिकॉज ना पहले से ये मिथ चला रहा है ना कि एस्ट्रोलॉजर मतलब वो थॉट बैठ चुका है दिमाग में लोगों के। मैं क्या बोलूँ, एक किसी का नाम लिया था मैंने, किसी डॉक्टर का, कि मैं फलाना डॉक्टर XYZ के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करा रही हूँ। तो सरनेम सुन के बोला गया कि अच्छा ये तो कुम्हार है ना। तो मैंने कहा अरे भैया कुम्हार नहीं है, डॉक्टर है। कुम्हार वो होते हैं जो मटका बनाते हैं, ये कहाँ मटका बना रहे हैं। तो वो पुराने ज़माने का ना आज तक चला आ रहा है कि ये करते हैं। तो आज के डेट में कोई भी डॉक्टर बन सकता है, कोई भी पुलिस में जा सकता है, कोई भी लॉयर बन सकता है, कोई भी CA बन सकता है। वैसे ही कोई भी एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। वैसे कोई भी एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, वो लगन होनी चाहिए। हाँ। और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी करते टाइम आपके अंदर ना वो पीपल मतलब जो लोग होते हैं आपके आसपास, उनके लिए थोड़ा सा एम्पैथी होना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, आप जज नहीं कर सकते किसी को। आप इस तरह से अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर बने कि लोग को संकोच ना हो कि मैं अगर इनको अपने बारे में अच्छा बुरा कुछ भी बताऊं तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको उनको कंफर्टेबल करना पड़ेगा। और मेन थिंग इज कि आपकी बात लीक ना हो या इधर की उधर ना हो, वो डर बहुत ज़्यादा होता है लोगों को आजकल। तो मैं आपको मतलब मेरे दिमाग में ही नाम है, लेकिन मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कॉन्फिडेंशियलिटी का सी भी नहीं रखेंगे। आप उनको जाके कुछ बताओ, अगले दिन पूरे गांव को पता होगा। वही, वो डर की वजह से ही बहुत से एस्ट्रोलॉजर के पास लोग जाने से डरते हैं। एब्सोल्युटली। और मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कर्मा इज़ अ बिच। ये जो लाइन है ये किसी वजह से बनी है, ऐसे ही नहीं बनी है। वो कर्मा वापस आएगा ही घूम के। आप किसी का भरोसा तोड़ोगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका भरोसा कोई नहीं तोड़ेगा, कोई ना कोई आपका भी तोड़ेगा। आप किसी से फालतू में पैसे लोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, तो कोई आपका भी लेगा कल। वो जैसी करनी वैसी करनी होता ही है। तो अलग, जैसे आजकल बहुत लोगों में जेलसी या ये कहो कि ये मेरे आगे, ये मेरे पीछे, ये मेरे से ज़्यादा, ये मेरे से कम, कंपटीशन, और बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई। ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे बहुत सारे, तो जी काउंसलिंग के लिए आते हैं। हाँ, तो उनको आप कैसे काउंसलिंग देते हो, क्या करते हो ऐसा कि वो उसमें से बाहर निकले? देखिए, सबसे पहले मैं सबको ये बोलती हूँ कि अपना स्ट्रेस कम करना है तो जो बोलने की स्पीड है ना, आप उस पर काम करो। ओके। हाँ, आप जब भी स्ट्रेस में होते हो तो आप बहुत ही तेज़ बोलते हो। आपकी बोलने की स्पीड क्या होती है, अड़ ऐसे बात करोगे आप। ओके। सबसे पहले अपने बोलने की स्पीड कम करो, आराम से बात करो, चिल्लाओ मत, धीरे बात करो। घर पे भी ओके। क्योंकि आपके घर पे भी आप जिस तरह से बात करते हो ना, घर का एनवायरनमेंट वैसा ही हो जाता है। एब्सोल्युटली। अगर मैंने ज़्यादातर घरों में और ज़्यादातर क्लाइंट्स के यहाँ ऐसा ही देखा है कि अगर किसी को वहाँ से चीनी का डब्बा भी चाहिए ना, अरे चीनी का डब्बा लेना, चीनी का डब्बा दे दो, नॉर्मली भी बोल सकते हैं, बट हाँ। आदत हो गई है चिल्लाने की, हैबिचुअल। हाँ, कुछ लोग हैबिचुअल। वो क्या होता है ना, आप जितना ज़ोर से चिल्लाते हो और जितना तेज़ आप बात करते हो, अगर आपके बात करने में ठहराव नहीं है तो आपका मन हमेशा अशांत ही रहेगा। ओके। दूसरी बात आई कंपटीशन की। कंपटीशन दो तरह की होती है, एक होता है हेल्दी कंपटीशन और एक होता है ज़बरदस्ती का कंपटीशन। ज़बरदस्ती का कंपटीशन? हाँ, हेल्दी कंपटीशन क्या होता है कि जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, दूसरों की क्यों करूँ। हाँ। तो जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, हेल्दी कंपटीशन क्या होता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे आसपास बहुत एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत हैं, ठीक है। वो अच्छा कर रहे हैं, वेरी नाइस, मुझे भी अच्छा करना है। एब्सोल्युटली। हाँ। तो मैं अपने लिए और आगे बढ़ रही हूँ कि मैं कैसे आगे जाऊँ।
मैं क्या क्या करूं कि लोगों को मेरे बारे में पता चले, मेरा बिजनेस बढ़े, लोग मुझे जाने। दिस इज़ कंपटीशन, मतलब हेल्दी। मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोच रही हूँ कि उसका छूट जाए, उसका बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। एक ज़बरदस्ती वाला कंपटीशन क्या होता है, ये बहुत आगे जा रही है, ये कैसे बहुत आगे जा रही है, ये कैसे हर जगह दिखाई दे रही है, मैं क्यों नहीं दिख रही हूँ। कंपैरिजन डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीबडी एल्स। मैं बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि बेटा वो क्लास में फर्स्ट आया, उस पर फोकस मत रखो, आप अपना फोकस इस पे रखो कि लास्ट टाइम आपके जो मार्क्स आए थे उससे अब आपके मार्क्स इम्प्रूव हुए कि नहीं हुए। एब्सोल्युटली। आप अपने आप से कंपेयर करो अगर करना है तो, कि मैं खुद से कितनी बेटर हुई पहले से, ना कि वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है और उसको इतना क्यों पूछ रहे हैं, वो हर जगह क्यों दिख रही है। इस पे फोकस मत रखो, आप फोकस रखो कि मैं कैसे दिखूं, मैं क्या मेहनत करूं। हाँ। अगर कोई इंसान हर जगह आपको दिखाई दे रहा है तो वो उतना एफर्ट डाल रहा है उस चीज़ के पीछे। अगर कोई क्लास में फर्स्ट आ रहा है तो वो उतनी मेहनत कर रहा है उसके पीछे। आप क्या कर रहे हो, मेहनत करने की जगह अपना टाइम उसके ऊपर लगा रहे हो। एब्सोल्युटली। कि वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर, अरे तुम भी करो, लेकिन अपने आप से करो कि कल अगर मेरे इतने फॉलोअर्स थे तो आज मेरे कितने फॉलोअर्स हुए, और वो फॉलोअर बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया? नकली वाले जमा कर लिए इधर उधर से, कि मैंने इतना कंटेंट बनाया या मैंने इस तरह से काम किया, दिन रात मेहनत की कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, इधर उधर शेयर किया, क्या किया। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप स्लोली लेकिन श्योरली एक जगह पे पहुंचोगे, लोग आपको जानेंगे और आपका नाम होगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इट विल टेक टाइम, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, और मेहनत करोगे तो ओवरनाइट नहीं होंगी चीज़ें, इट विल टेक टाइम, एंड वन डे यू विल फ्लाई ऑफ, वन रील विल गो वायरल, समथिंग विल हैपन, कि वो आपका जब टाइम सही आएगा आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। लेकिन सही रास्ते पे चलोगे तो फिर आपको लोग प्यार भी करेंगे, लोग आपको पूछेंगे भी, 10 लोग जेलस भी होंगे। एब्सोल्युटली। और मैं तो कहती हूँ अच्छा है जेलस हो रहे हैं तो होते रहो, वेरी नाइस। उससे भी पता चलता चलो हम इस लायक तो हुए कि लोग जेलस हो रहे हैं। तो वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, कि लोग जल रहे हैं, अच्छी बात है, जलो। तो ऐसा। और अनहेल्दी कंपटीशन में क्या होता है ना कि आप कहीं ना कहीं खुद का ही नुकसान कर रहे हो। जलोगे, कुढ़ोगे, 10 तरह के डिजीजेस हो जाएंगे। सबसे पहले तो डायबिटीज़ होता है, और एक बार डायबिटीज़ हुआ तो बाकी बीमारियां दूर नहीं हैं, वो आएंगी ही आएंगी। तो स्ट्रेस और कंपटीशन और ये सब कुछ, देखिए हम जितने फास्ट पेस लाइफ में चल रहे हैं ना, ये सब आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मैनेजमेंट आना चाहिए। वाइफ कैसे होती है घर पे, वाइफ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मैनेज करते हो ना, तो स्ट्रेस भी आपको मैनेज करना पड़ेगा जी। किसी को आईफोन चाहिए तो वो रिलेशनशिप में चले जाएंगे, एब्सोल्युटली। किसी को गिफ्ट चाहिए तो रिलेशनशिप में चले जाएंगे। होता क्या है कि हमेशा छोड़ के जाने वाला ही गलत नहीं होता है। हाँ, दोनों। छोड़ के जाने वाला भी क्यों छोड़ के गया, क्या रीज़न था कि वो छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई, उस पर भी हमें फोकस करना है। क्या मेरी तरफ से सब सही था फिर भी छोड़ के चली गई, या मैंने कोई गलतियां की इसलिए मुझे छोड़ के चले गई। तो आप किसी को ओवर पॉजेसिव हो जाओगे, बात बात पे शक करोगे, उसकी छोटी छोटी खुशियाँ उससे छीन लोगे। जैसे आजकल क्या होता है ना, लेडीज़ या जेंट्स, ठीक है, उनको ये होता है वो लड़का कौन था, वो लड़की कौन थी, उससे क्यों बात किया, वहाँ क्यों जा रहे हो, किसी से मत मिलो, मेरे ऊपर फोकस रखो। ये जो ओवर पॉजेसिवनेस है ये आपको दूर ले जाएगा। ये अपने बचपन में भी सुना होगा, आप जिस चीज़ को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे ना, फिसल भी कोई गलत टाइम आता है ना, या स्ट्रगल का टाइम आता है, हमें ये परेशान नहीं होना है, हमें ये सोचना है कि इस टाइम, ये जो टाइम मेरी लाइफ में आया है, ये मुझे क्या सिखा रहा है, इसमें से मुझे क्या लेसन मिलना है, और तब हमारा सोल ग्रो करता है। अदरवाइज़ अगर हम इन्हीं सब चीज़ों में, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में रह जाएं कि मुझे ये मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट व्हाट अबाउट योर सोल? आपका सोल तो कुछ सीख ही नहीं रहा है, आप तो डेली लाइफ में बिजी हो। तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल के अपने आप को तो जानिए कि मैं क्या हूँ, अपनी वैल्यू को समझिए और फिर आगे बढ़िए। इतना सरेंडर मत हो जाइए किसी के सामने कि आपकी कोई वैल्यू ही ना बचे। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द सोल पर्पस, व्हाट इज जाएगा, फिसल जाएगा। उसको फ्री छोड़ो, वो आपके पास ही रहेगा अगर रहना होगा तो। हाँ, वही। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द सोल पर्पस, व्हाट इज द सोल जर्नी, वो समझना ज़रूरी है।
और वो नहीं समझेंगे तो परेशान ही रहेंगे। So Palak, you are a cosmic healer, right? यस। So tell us something about what is cosmic healing. सो कॉस्मिक हीलिंग इज़ अ हीलिंग मोडालिटी, जैसे नाम ही है उसका हीलिंग लोग नहीं समझ पाते कि हीलिंग क्या होता है। Palak, you are a cosmic healer, right? यस। So tell us something about what is cosmic healing. कॉस्मिक हीलिंग जैसा कि नाम ही है, इट्स अ हीलिंग मोडालिटी। अब लोग हीलिंग का मतलब नहीं समझ पाते कि हीलिंग का मतलब क्या होता है। हीलिंग का मतलब होता है आपके जो भी ट्रॉमास हैं, जो भी स्ट्रेस है या फिज़िकल पेन है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। कॉस्मिक हीलिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपने डिवाइन से लाइट लेते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे महादेव हैं, उसी तरह से अलग अलग लोगों के लिए उनके आराध्य अलग होते हैं। किसी के लिए अल्लाह होते हैं, किसी के लिए जीसस होते हैं, किसी के लिए कृष्ण होते हैं। जिसको भी आप मानते हैं वो आपके डिवाइन हैं। उनसे हम एक डिवाइन लाइट लेते हैं और वो डिवाइन लाइट को हम अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करते हैं। Okay. और उसके बाद में हम अपने जो चक्रास होते हैं, वैसे बहुत सारे चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, बट देयर आर 7 मेन चक्रास, 7 मेन चक्र होते हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे कि हमारे सर के 2 इंच ऊपर जो है वो क्राउन चक्र होता है हमारा, हम उसे लैवेंडर कलर का देखते हैं। Okay. तो जब हम अपनी साधना में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो अगर किसी का क्राउन चक्र काम कर रहा हो तो वो दूसरों की बातें सुनेंगे, समझ पाएंगे, नया इन्फॉर्मेशन रिसीव कर पाएंगे, नया एजुकेशन रिसीव कर पाएंगे, दूसरों के व्यूज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। Okay. जैसे कि आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये इंसान तो कुएं का मेंढक है। तो कुएं का मेंढक हम किसे कहते हैं? ये टर्म उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे अगर इतना पता है तो यही दुनिया है और इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि मुझे जितना पता है उतना ही सब कुछ है, उसके आगे भी बहुत कुछ होगा जो मैं नहीं जानती। और एक इंसान के लिए सब कुछ जानना असंभव है। असंभव है। इसका मतलब ये नहीं, अगर आपको नहीं पता है कि अमेरिका है तो अमेरिका है ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। अभी कुछ लोग मानने से ही मना कर देते हैं। जैसे हम स्पिरिट मीडियमशिप में ही आत्मा होती नहीं है, मत मानो। कुछ लोग तो एथिस्ट होते हैं, वो नहीं मानते हैं कि भगवान होते हैं, तो मत मानो, कुछ नहीं बदलेगा। जो हैं सो हैं, अपनी जगह पे रहेंगे ही। किसी के मानने से, नहीं मानने से कुछ नहीं होता। तो उसी तरह से इसका मतलब हमें क्या पता चलता है? जो इंसान किसी की सुनता नहीं है, उसका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है। अच्छा, ओके। दैट पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन। तो ये होता है। अगर जिसको सीखना है वो 1-2 साल के बच्चे से भी कुछ सीख लेगा, और जिसको नहीं सीखना है उसको अगर कोई वाइज इंसान भी समझा रहा हो तो उसकी बात भी नहीं समझेगा। जी। तो उसी तरह से 7 और चक्रास होते हैं हमारा। जैसे 3rd आई चक्र होता है, तो हमें जो इंट्यूशंस आती हैं, जो आभास होता है हमें, कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि कुछ होने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि कुछ अच्छा होने वाला है, या मुझे पहले ही पता चल गया था कुछ बुरा होने वाला है। मुझे सपने में आ गया था, या मुझे बस अंदर से फीलिंग आ रही थी। तो ये जो हमें आभास होता है, ये उन लोगों को होता है जिनका 3rd आई चक्र एक्टिव होता है, तो उनको वो इंट्यूशन बहुत अच्छा आता है। उसी तरह से बाकी के चक्रास होते हैं। हमारा थ्रोट चक्र होता है जो हमें एक्सप्रेस करना सिखाता है। अगर ये सब में कोई भी चक्र इम्बैलेंस होता है, वो काम आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। ओके। तो कॉस्मिक हीलिंग के थ्रू बहुत से ऐसे भी क्लाइंट्स थे जिनको जैसे थायराइड की प्रॉब्लम थी, उन्होंने कॉस्मिक हीलिंग मुझसे नहीं करवाई। उन्होंने कहा पलक, बार बार हम जो कॉस्मिक हीलिंग तुमसे करवाएं, कोई तरीका नहीं कि एक बार में ठीक हो जाए। मैंने कहा आप सीख लो। तो उन्होंने सीख लिया, और सीखने के बाद में वो आप खुद से ही करते हैं। वेरी नाइस। जी। सो थ्रोट चक्र का भी ऐसा होता है कि आप बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उसके लिए कैसे हीलिंग किसी के लिए आपको प्यार है तो आप बोल नहीं पा रहे हैं। किसी के लिए अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है बट आप ना नहीं कह पा रहे हैं, आप उस चीज़ को सहते जा रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस हीलिंग मोडालिटी से, वो डिवाइन की वाइट लाइट से हम उसको बैलेंस करते हैं। वही हम कोर्स में सिखाते हैं कि कैसे करना है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, सो मैनी पीपल आर देयर जो अपनी लव लाइफ से बहुत मतलब कुछ ओवर सेटिस्फाइड है, कुछ बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसे कुछ आपके पास आते होंगे क्लाइंट्स, तो कुछ उसके बारे में कुछ मज़ेदार हमें बताइए ना। जी, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल लव लाइफ में है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। दैट इज द मतलब यूनिवर्सल ये अभी तो प्रॉब्लम चल रहा है कि उस मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया। और उनके लिए ये होता है कि सारी प्रॉब्लम एक तरफ, ब्लॉक कर दिया वो प्रॉब्लम एक तरफ, फिर वो और किसी चीज़ में फोकस नहीं कर सकते। दूसरा एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है लव लाइफ में कि क्या वो मुझे प्यार करती है या क्या वो मुझे प्यार करता है।
तो यहाँ समझने वाली बात ये है, अगर आपको मुझसे पूछना पड़ रहा है या किसी से भी अगर आपको पूछना पड़ रहा है कि क्या वो मुझसे प्यार करता है, तो भाई वो नहीं करता, या क्या वो मुझसे प्यार करती है तो वो नहीं करती। अगर वो आपसे प्यार करती या अगर वो आपको प्यार करता तो आपको वो फील हो जाता, आपको पूछना नहीं पड़ता। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो आपको फील हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि उस प्यार में कमी है, इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हो, क्वेश्चन आया, राइट। तो उसका तरीका है आप उस इंसान से बैठ के समझो कि डू यू लव मी और यू डोंट लव मी, हाँ, है ना। हाँ। आपको समझना पड़ेगा और वर्ड्स पे ध्यान मत दो। आजकल के जो लोग हैं ना वो वर्ड से ऐसे ऐसे खेलते हैं, आई लव यू, आई लव यू, लेकिन फीलिंग्स जब हो ना हो, आई लव यू, वाओ, हाँ, वो वर्ड्स पे ध्यान देंगे और एक्शंस पे ध्यान नहीं देंगे। वो बोल तो रही है आई लव यू, बट वो क्या एक्शन से आपको ऐसा फील करा रही है दैट शी एक्चुअली लव्स यू? आपको वो टाइम दे रहा है क्या? आपको जो चीज़ें चाहिए या आपका केयर जो आप एक्सपेक्ट करते हो, क्या वो कर रहा है आपके लिए? तो आप वर्ड्स पे मत जाओ। मैं आजकल सबको यही कहती हूँ, डोंट गो ऑन वर्ड्स। अगर कोई कहता है आई लव यू, डोंट गो ऑन आई लव यू, गो ऑन एक्शंस, कि क्या एक्शंस में दिखाई दे रहा है। बट आजकल सब कुछ इतना ज़्यादा फैंसी हो गया है, बहुत फैंसी, कि अगर बुके दे दिया तो प्यार है, लेकिन अगर वो उसके लिए केयर कर रहा है, उसको पैरासीटामोल ला के दे रहा है, अगर उसको तबीयत खराब है, वो काउंट नहीं करता। वैलेंटाइंस पे क्या किया, टेडी बियर दिया कि नहीं दिया, टेडी डे पे वो ज़्यादा मैटर करता है। एब्सोल्युटली। एंड सबसे बड़ी मतलब अनफॉर्चुनेट बात ये है कि लोग जिस लव के लिए क्वेश्चंस लेके आते हैं वो उस लव को समझते ही नहीं हैं। वो इन्फैक्चुएशन को भी लव समझते हैं, वो क्रश को भी लव समझते हैं, वो अट्रैक्शन को भी लव समझते हैं। अरे आजकल तो सिचुएशनल रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप मतलब ये नया नया ट्रेंड बच्चे ला रहे, कुछ भी। देखिए, अगर उस चीज़ में उनको खुशी मिल रही है तो आप कोई भी ट्रेंड लाओ, इट्स ओके, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो तो। हाँ, लेकिन और उतना ही जल्दी अगर आप उसमें से निकल पा रहे हो तो दैट इज ओके। हाँ, लेकिन प्यार क्या होता है? प्यार होता है डिवोशन, प्यार होता है सरेंडर। प्यार में एक्सपेक्टेशन नहीं होता। एब्सोल्युटली। और आजकल तो विदाउट एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होता, नथिंग विल। अगर मैंने तुम्हारे लिए 1 रुपए का काम किया, तुम मेरे लिए 2 रुपए का काम करो, तो वो प्यार है। प्यार है, हाँ। सो पलक, मैंने सुना है बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके आप फेवरेट हो, सो व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ? तो इसका सीक्रेट नहीं है, ये मेरे सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, सब जानते हैं कि पहले तो थैंक यू टू दोज पीपल हु से दैट आई एम देयर फेवरेट। दूसरा कि मेरी जो क्लासेस होती है ना, बहुत सीरियस क्लास नहीं होती, इट्स लाइक अ फन क्लास। हम लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, तो बहुत ही प्ले वे में मैं सिखाती हूँ। और मैं 5 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कभी भी अपने बैच में नहीं रखती, ताकि मैं सबको इंडिविजुअल अटेंशन दे पाऊँ, क्योंकि कोई जल्दी ग्रैस्प करता है, किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है। Absolutely. तो मैं 5 ही बच्चे रखती हूँ बैच में, ताकि सबको मैं एक साथ लेके चल सकूँ। कोई कम भी समझ रहा है तो मैं उसको अच्छे से प्रॉपर अटेंशन दे सकूँ। और मेरे साथ क्या ये भी होता है कि मैं अपना ही मजाक उड़ा लेती हूँ क्लास में कभी कभी, ताकि मतलब एक हल्का माहौल बना रहे, क्योंकि स्ट्रेस के माहौल में और टेंशन के माहौल में ना आप कभी किसी को कुछ पढ़ा या सिखा नहीं सकते। तो एक वो रहता है। दूसरा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अवेलेबल रहूँ फ़ोन पे कम से कम, कि अगर उनको मुझसे कभी बात करनी हो तो मैं अवेलेबल रहती हूँ। और हमारा काफ़ी एक फैमिली जैसा बॉन्ड बन जाता है हम लोगों का। तो वो स्टूडेंट टीचर वाला बॉन्ड कम, वो फैमिली वाला बॉन्ड ज़्यादा बन जाता है। सो जब बैच ख़त्म होने वाली होती है तो लास्ट डे पे सब स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि अरे आज ये 11 बजे वाली क्लास ख़त्म हो जाएगी, 1 घंटा हम लोग कितना मज़ा करते थे। तो वैसा होता है, तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। एब्सोल्युटली। सो मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप फ्री में भी सिखाते हो। फ्री में का ऐसा है कि सबको तो नहीं, लेकिन जैसे आपके साथ ही मैं एक ESMS प्रोग्राम में गई थी। हाँ। तो वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं हमारे कंट्री के लिए, जो फाइट करते हैं, जो हमारे आर्मी में है, डिफेंस में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, तो वो लोग जो शहीद हो गए बॉर्डर पे और पीछे रह गई, उनकी वाइफ रह गई, उनकी विधवा वाइफ हैं, उनकी बहन है, उनकी माँ है, जो भी हैं, जो भाई हैं, कोई भी,
और अगर उनको इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी सीखने में और या कोई भी मोडालिटी सीखने में, इस स्पिरिचुअलिटी के करियर में आने में, तो मैं उनको ज़रूर सिखाऊंगी। और मैं उनसे क्या फ़ीस लूँ, आप बताइए मुझे। जिनके हस्बैंड ने या भाई ने देश के लिए जान दे दी, तो मैं उनसे क्या ले सकती हूँ? मैं उनसे इसीलिए कुछ आपने नहीं ले ऑफर भी सकती। किया था कि दे ऑल आर जॉइन यू विथ फ्री। हाँ, मतलब वो मुझे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मेरे बैचेस मैं हमेशा निकालती रहती हूँ। 2-3 महीने में मेरा एक एस्ट्रोलॉजी का बैच, टैरो का बैच आता रहता है। दे कैन एनरोल एनी टाइम। और उसके अलावा जो नीडी लोग हैं, जो फिनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पहले मैं ये चेक करती हूँ कि वो टाइम पास के लिए आ रहे हैं कि उनका पैशन है, एक्चुअली में वो सीखना चाहते हैं। अगर वो एक्चुअली में सीखना चाहते हैं और फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनको बिल्कुल अपने बैच में शामिल करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइट वर्क में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैर पे खड़े हों। करियर अगर परस्यू करना चाहते हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कि सबको आना चाहिए। दिस एस्ट्रोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट, या टैरो कार्ड रीडिंग हो या स्पिरिट मीडियमशिप हो, अगर आपको किसी को भी इंटरेस्ट है, एंड इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड आई विल टीच यू फॉर फ्री। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। व्हाट अ वंडरफुल थॉट यू हैव। सो मैं तो चाहती हूँ कि आप जैसे बहुत सारे हीलर्स आए आगे और लोगों को ये सिखाए, क्योंकि हीलिंग की अभी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। स्पिरिचुअल लाइन में आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अभी हम लोग जो चल रहे हैं कलयुग में, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि सबको ये प्रॉपर नॉलेज हो। जो अंधश्रद्धा में घुस रहे, या मतलब जो पूरा नॉलेज नहीं है जिनके पास, वैसी सब चीज़ों में यूट्यूब पे रील देख ली, कुछ रेमेडी कर दी, तो आजकल वही चल रहा है। हाँ, बहुत लोग चल रहा है। जो क्रिस्टल्स भी बेच रहे हैं, उनको क्रिस्टल का पता ही नहीं है कि लेफ्ट हैंड में पहनना है कि राइट हैंड में पहनना है, लेकिन बेच रहे हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं पता है कि उच्च का ग्रह है कि नीच का ग्रह है, कि कौन सा दोष बन रहा है, कि कौन सा योग बन रहा है, वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को करना ही है, परस्यू करना ही है, प्रॉपर कोर्स कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फिर कीजिए। किसी को मिसलीड मत कीजिए। हाँ, थोड़ा सा नाम और थोड़े से पैसों के लिए गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। आजकल तो बहुत चल रहा है। मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे एस्ट्रोलॉजर एक कुंडली लेके जाओ 10 एस्ट्रोलॉजर के पास, 10 सब अलग-अलग बताएंगे। कोई बोलेगा शनि चल रहा है, कोई बोलेगा राहु चल रहा है, कोई बोलेगा ये क्यों होता है। और जबकि जो नॉर्मल इंसान होता है उसको कुछ पता नहीं रहता है। अगर आपने बोला कि शनि का नंग पहन लिया, आपने बोला 7.5 चल रही है तो उसके लिए कुछ रेमेडी बोल दी, कर लिया, तो वो बहुत चल रहा है। तो मैं तो चाहती हूँ कि प्रॉपर नॉलेज के साथ करें जो भी करें। आप पढ़ाई करके करें, अच्छे से कोर्स करके करें, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक समझें कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ठीक होगा, नहीं होगा। पूरा आप किसी और की, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। एब्सोल्युटली, आपके हाथ में किसी की लाइफ है, किसी ने अपना लाइफ से आपको ट्रस्ट किया है। हमने तो ये भी देखा है कि 2 महीने का 3 महीने का कोर्स करके खुद को एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, नॉट एवन सिंगल एस्ट्रोलॉजर के मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, बट मेरा भी मतलब बाय हार्ट ये चाहती हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो या किसी को भी कोई भी आपके पास आता है सपोज, तो एक ट्रस्ट लेके आता है। बिल्कुल। और अगर आप पे ट्रस्ट करके आता है ना, तो आप जो बोलोगे वो इंसान करेगा। तो उसको मिसगाइड करोगे तो उसका तो नुकसान ही है ना सारा। अगेन कर्मा। हाँ, अगेन कर्मा, एब्सोल्युटली। कर्मा वो वापस आएगा। आप आज किसी को मिसगाइड करो एस्ट्रोलॉजी में, कल को घर लेने में कोई आपको मिसगाइड कर देगा, किसी और चीज़ में आपको मिसगाइड कर देगा, तो वो तो वापस आपके साथ होगा ही। वो सब अलग। इफ समवन वांट्स टू जॉइन यू, और अगर वो आपसे स्पिरिट मीडियम का या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहे या किसी भी तरह से आपसे जुड़ना चाहे, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो वो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है मैजिकल क्वीन पलक, मैजिक एंड मिस्टिक्स बाय पलक करके मेरा पेज है। वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरी सारी डिटेल्स हैं। तो वहाँ वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है palaksinha@gmail.com, वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड आई विल सर्टनली गेट बैक टू यू। सो थैंक यू सो मच पलक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो। आई होप आपकी वजह से बहुत सारे मिथ आज लोगों को उसमें से बाहर निकल पाएंगे लोग। बहुत थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।